जादुई आईना। कुछ दूर एक गांव में दो बहनें रहती थीं। एक का नाम था स्वरा और दूसरी का नाम था सिद्धि। स्वरा खूब सुंदर थी, एकदम गोरी, नाजुक सी, लंबे लंबे काले बालों वाली। और दूसरी तरफ सिद्धि सिद्धि के कुछ खास बाल नहीं थे और उसका रंग सांवला था। सिद्धि दिखने में अच्छी नहीं लगती थी, परंतु सिद्धि का मन बड़ा ही स्वच्छ और निर्मल था। वो किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती थी। स्वरा का मन बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो घमंडी, स्वार्थी और मतलबी थी। उसे अपने खूबसूरती का बहुत घमंड था। वो हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर सातवें आसमान पर चढ़ी रहती थी। कॉलेज में सभी बच्चे स्वरा को ज्यादा पसंद करते थे। सिद्धि को कोई पसंद नहीं करता था। सिद्धि को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि उसे कोई पसंद नहीं करता। गांव और मोहल्ले में सभी स्वरा को बुलाया करते और सिद्धि को कोई देखता ही नहीं। स्वरा हमेशा सिद्धि से अपना काम करवाया करती थी, अपने कॉलेज के होमवर्क से लेकर घर के काम तक। एक दिन जब सभी बच्चों के लिए कॉलेज की ओर से एक टूर आयोजित किया गया। सुनो सिद्धि, यहाँ आओ। कल घर पर रहकर सारा काम करना, यहाँ वहाँ भटकती मत रहना। घर पर रहकर झाड़ू, पोछा, बर्तन सब करना। मेरे आने पर अगर मुझे जरा सी भी गंदगी दिखी तो। पर कल तो कॉलेज टूर है ना, सभी बच्चों को वहाँ जाना है। मैंने सोचा मैं भी जाऊंगी। देखा है कभी खुद को आईने में? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। अगर उन्हें पता चला कि तुम मेरी बहन हो तो मेरा क्या होगा? ये सोचकर वहाँ से स्वरा चली जाती है। अगली सुबह जब सभी बच्चे टूर पर जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो स्वरा भी तैयार होकर जाती है। तब सिद्धि अपनी आंखों में आंसू भरकर स्वरा को जाते देख उदास हो जाती है। सिद्धि खूब रोती है और उसे उस वक्त अपने माता पिता की याद आती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक दिन सिद्धि नदी किनारे जाती है। वहाँ वो अपने माता पिता के साथ अक्सर जाया करती थी। नदी का माहौल हर बार की तरह शांत था। सिद्धि वहाँ बैठकर अपने माता पिता के साथ बिताए पलों को याद करती। ये सब एक जलपरी देख रही होती है। सुनो सुनो। सिद्धि तुरंत उस सुनसान नदी के रास्ते पर देखने लगती है और देखती है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उतनी ही देर में उसकी नजर नदी पर पड़ती है। वहाँ खूबसूरत सी जलपरी दिखाई देती है। सिद्धि उससे घबरा कर पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं जलपरी हूँ। तुम इतनी दुखी क्यों हो? क्या मैं कोई मदद कर सकती हूँ? सिद्धि उसे अपनी पूरी बात समझाती है। मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती और सभी लोग और मेरी बहन मेरा खूब मजाक उड़ाते हैं। काश मैं भी मेरी बहन स्वरा की जैसी खूबसूरत होती। बस इतनी सी बात। तुम उदास मत हो। मेरे पास एक जादुई आईना है और तुम इसमें अपने आप को जिस तरह से सोचोगी वैसी ही बन जाओगी। पर ये आईना सिर्फ रात के 12 बजे ही काम करता है और इसके लिए तुम्हें इसके सामने खड़े होकर एक मंत्र पढ़ना होगा। दाहिना बाहिना खूबसूरत आईना, सुन लो मेरी वाणी, बना दो मुझे रूप रानी। सिद्धि को जलपरी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो रात को ठीक 12 बजे रात के अंधेरे में अपना आईना लेकर चांद की रोशनी में खड़े होकर ये मंत्र पढ़ती है और आईने से तेज रोशनी निकलती है कि उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो वो आश्चर्यचकित हो जाती है। एकदम सुंदर, गोरी, लंबे घने बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और वो खूबसूरत लगने लगती है। अरे अरे वाह,
ये तो कमाल हो गया। लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। जलपरी जलपरी की बातें तो सच हो गई। इतनी खूबसूरत, क्या क्या ये मैं ही हूँ? अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तब सभी लोग स्वरा को छोड़कर सिद्धि के पास आ जाते हैं और सभी उससे पूछते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ये सब देखकर स्वरा खूब जलती है। ये सब 3 से 4 दिन चलता रहता है। 5वें दिन बाद आईने का असर कम होने लग जाता है तो सिद्धि 5वें दिन फिर छत पर जाकर चांद की रोशनी में वही मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगती है और तुरंत और भी खूबसूरत लगने लगती है। पर इस बार पीछे से उसकी बहन स्वरा ये सब देख लेती है और सिद्धि के सोने के बाद वो उसके कमरे में आती है और सिद्धि का आईना लेकर छत पर चली जाती है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब पता चला ना इतने दिन से क्यों इतनी खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अब इस आईने के सामने वही मंत्र पढ़ती हूँ। बाहिना दाहिना खूबसूरत आईना, बना दो मुझे रूप रानी, सुन लो मेरी वाणी। स्वरा अनजाने में मंत्र उल्टा पढ़ती है और उसका उस मंत्र पर उल्टा ही असर हो जाता है। वो बिल्कुल काली और गंजी हो जाती है। ये सब क्या है? इस घटिया आईने ने तो मुझे कुछ और ही बना दिया। स्वरा अपनी इस हालत पर रात भर रोती है और अगले दिन से कॉलेज जाना बंद कर देती है। ये सब देखकर सिद्धि उसे ऐसे दिखने का कारण पूछती है। तब स्वरा उसे ये बताती है कि उसने रात के 12 बजे सिद्धि के आईने में मंत्र पढ़ा था और शायद वो मंत्र गलत था। ये सब सुनकर सिद्धि घबरा जाती है और स्वरा की मदद करने के लिए वो उस कांच के साथ स्वरा को नदी किनारे जलपरी के पास लेकर जाती है। जलपरी को सारी बात समझ आ जाती है। सिद्धि उदास होकर जलपरी से स्वरा को ठीक करने के लिए कहती है, मुझे माफ कर दो सिद्धि, मैं तुम्हारी दुविधा समझ सकती हूँ, परंतु ये मेरे बस का काम नहीं है। जादुई आईने से निकला हुआ जादू सिर्फ जादुई आईना ही वापस ले सकता है। इस समस्या का मेरे पास और कोई हल नहीं है, पर हाँ, उपाय जरूर है। तुम चाहो तो इसे आजमा लो। इसके लिए सिद्धि तुम्हें आईने के सामने जाकर अपनी खूबसूरती आईने को वापस लौटानी होगी और ऐसा करने पर आईना तुम दोनों को वापस पहले जैसा बना देगा। सिद्धि ये बात सुनकर तुरंत अपनी बहन के लिए आईने के सामने खड़े होकर आईने से उसकी खूबसूरती को लौटाने के लिए विनती करती है और अपनी खूबसूरती लौटा देती है। आईने से तेज रोशनी निकलती है और सिद्धि और स्वरा पहले जैसी हो जाती है। स्वरा ये देखकर खूब दुखी होती है और अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करती है। वो सिद्धि से खूब माफी मांगती है कि उसने सिद्धि को हमेशा गलत समझा और वो अपनी गलती का पश्चाताप कर लेती है। सिद्धि स्वरा को माफ कर देती है और अब स्वरा और सिद्धि दोनों बड़े प्यार से रहने लगती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि खूबसूरती बाहर से नहीं, अंदर से होती है। दूर सीतापुर नाम के गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में माता, पिता और उनका बेटा विजय रहता था। विजय के पिताजी बहुत मेहनती और सेठ लोगों के खेतों में मजदूरी का काम करते थे और माँ घर पर रहकर सारा काम करती थी। उस समय विजय की गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही थी। उसके पिताजी रोज सुबह उठकर उनके आंगन में लगे एक बड़े से आम के पुश्तैनी पेड़ को पानी देते और उसकी बहुत देखभाल करते और फिर अपने काम पर निकल जाते थे। विजय को उस पेड़ के आम बहुत स्वादिष्ट लगते थे और वो उन्हें बड़े चाव से खाता था। वो रोज सुबह उठता
और आम तोड़ लेता। उसके पिताजी ने कई बार उसे समझाया कि आम के पेड़ को वो रोज पानी डाले और उसकी प्रार्थना करे, पर विजय बहुत ही मनचला था। वो कभी भी किसी की नहीं सुनता था और घर के काम में भी हाथ नहीं बटाता था। विजय की माँ जब भी उसे कोई काम करने को बोलती, वो घर से बाहर चला जाता था और सारा दिन बाहर घूमकर शाम को पिताजी के आने से पहले घर लौट जाता था। विजय के पिताजी उसे रोज सुबह उठने को कहते और साथ ही प्रार्थना कर आम के पेड़ को पानी डालने के लिए कहते, पर विजय वो उनकी एक ना सुनता। उसकी माँ उसकी इस आदत को लेकर काफी परेशान रहती थी, पर उसे बहुत समझाने पर भी वो सबको अनसुना कर देता था। एक दिन सुबह विजय के पिताजी रोज की तरह विजय को उठाने की कोशिश कर रहे थे। विजय, उठो बेटा, सुबह हो चुकी है। देखो कितनी शानदार सुबह है। उठ जाओ, थोड़ी कसरत कर लो और आम के पेड़ में पानी डाल दो। फिर आज हम साथ खेत चलते हैं। विजय को वापस से थपथपाते हुए। उठो बेटा विजय। विजय की नींद टूटती है और वो अचानक से चिढ़कर बोलता है, क्या रोज सुबह सुबह मुझे परेशान करते हो? मुझे नहीं करनी कसरत, नहीं डालना पानी और मुझे खेत भी नहीं जाना। आप मेरी रोज बस नींद खराब करते हो। बेटा विजय, वो हमारा पुश्तैनी पेड़ है। कई सालों से हमारे घर के आंगन में है और उस पे लगे आम काफी खास हैं। वो आम बाकी आमों की तरह ही है। मैं पुश्तैनी चीजों और उस आम के पेड़ से प्रार्थना करने में कोई विश्वास नहीं रखता। विजय वहाँ से उठकर बहुत गुस्से में घर के बाहर निकल जाता है। उसके पिताजी उसका ये स्वभाव देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उसकी माँ से कहते हैं, ये हमारी बात क्यों नहीं मानता? क्या मैं कुछ गलत कहता हूँ मालती? अगर अभी से विजय ऐसे ही आलसी रहेगा तो वो आगे जाकर क्या करेगा? मैं कुछ सोचकर ही उससे कुछ करने को बोलता हूँ। मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ और मुझे भी यही डर लगता रहता है। विजय जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो बिल्कुल भी हमारी बात नहीं मानता है। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो कब समझदार बनेगा? सही और गलत की पहचान उसे ही करनी होगी। और फिर वो अपना सामान लेकर खेत की ओर निकल जाता है। उसी रात विजय के पिताजी की तबीयत काफी बिगड़ जाती है। उसके पिताजी को इस हालत में देख विजय और उसकी माँ दोनों घबरा जाते हैं और विजय मदद लेने के लिए पड़ोस के लोगों को बुलाता है, पर उन सबके वहाँ पहुँचने से पहले ही उसके पिताजी दम तोड़ देते हैं। विजय की माँ जोर जोर से रोने लगती है और विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ जाता है और कई दिनों तक वो सदमे में रहता है। धीरे धीरे वो लोग और गरीब होने लगते हैं और विजय की माँ काम की तलाश में घर घर घूमने लगती हैं और वो ये देखकर बहुत जोर जोर से अकेले में रोता है। वो घर पहुँचता है और अपनी माँ के पैर छूकर उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज से मैं बहुत मेहनत करूँगा और आपका ध्यान भी रखूंगा माँ। अगले ही दिन विजय अपने पिताजी का सामान लेकर दूसरों के खेतों पर काम करने लगता है और रोज सुबह काम पर जाने से पहले वो उस आंगन में लगे आम के पेड़ से प्रार्थना कर उनमें पानी डालता है और रोज कड़ी धूप में मेहनत करने लगता है और साथ ही घर आकर अपनी माँ का भी हाथ बटाता है। धीरे धीरे वो पूरा घर संभालने लगता है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब विजय और मन लगाकर काम करने लगता है। एक दिन जब विजय बहुत ही गहरी नींद में होता है, उसे सपने में उसके पिताजी दिखाई देते हैं। विजय बेटा, तुम्हारे अंदर ये बदलाव और मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं काफी दुखी हूँ कि मैं जाते जाते तुम्हें कुछ दे न सका, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है। याद है ना हमारे आंगन का आम का पेड़? उसके आम बड़े खास हैं। कल पूर्णिमा की रात है। तुम उस पेड़ से प्रार्थना करना और रात में जब पूरा चांद दिखाई दे तब उसे पानी देना और फिर तुम्हें उस पेड़ से एक खास आम मिलेगा जो तुम्हारी सारी परेशानियां हल करेगा। सपना टूटते ही विजय को यकीन नहीं होता, पर फिर भी उसे अपने पिताजी के सपने वाली बात याद रह जाती है और सारा दिन काम पर वो उसी सपने के बारे में सोचता रहता है।
सारा काम खत्म कर विजय घर पहुंचता है और उसकी माँ उसके लिए खाना लगाती है। विजय थाली में खीर पूड़ी देखकर बहुत खुश होता है। अरे माँ, आज खीर पूड़ी बनाई है, मेरी पसंदीदा। हाँ बेटा, आज पूर्णिमा है ना, पूरा चांद निकला है और हमारे घर हमेशा इस दिन यही बनता है। तुम्हारे पिताजी को भी तो आज के दिन खीर पूड़ी खाना बड़ा पसंद था। विजय को सब कुछ समझ आने लगता है। शायद उसके पिताजी सच बोल रहे हों और वो यही सोचकर रात में जब उसकी माँ सो जाती है, विजय उस पेड़ के पास जाता है और उसे पानी डालकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है और अपने पिताजी की कही बातों को याद करता है। जैसे ही विजय ऊपर पेड़ की तरफ देखता है तो बड़े से चांद की रोशनी में उसे एक जगमगाता हुआ और सबसे अलग एक आम दिखाई देता है और अचानक से उस आम में से एक आवाज आती है। विजय, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम बोल कैसे सकते हो? मैं कोई मामूली आम नहीं हूँ विजय, मैं एक जादुई आम हूँ और तुम्हारे अंदर के बदलाव और सेवा देख मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम जो चाहे मुझसे आज मांग सकते हो। नहीं जादुई आम, पिताजी के जाने के बाद ही मुझे पता लगा कि मेहनत क्या होती है। मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि ये पेड़ आमों से हमेशा भरा रहे और इस पेड़ के आम सबसे स्वादिष्ट हों। तुम्हारी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मांगा है वो जरूर पूरा होगा। और फिर वो आम वहाँ से ये कहकर गायब हो जाता है। और फिर जब सुबह विजय की आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पेड़ पर पहले से ही बहुत आम उग चुके होते हैं। फिर विजय खुश होकर वो आम तोड़कर गांव के बाजार में और लोगों के घर घूम घूम कर बेचता है और जो भी मुनाफा मिलता है उसे अपनी माँ को लाकर देता है और उस पेड़ के हाथ जोड़कर धन्यवाद करता है।